सर जैसे हम लोग सेकंड वाले में पेपर दिया बातें नहीं अब आप ऑनलाइन है, पीछे बातें नहीं बोली। टेट का एग्जाम दिया था सेकंड वाले में, तो वो साइंस और मैथ्स और सोशल साइंस वाला 2 ग्रुप था। तो ये 11वीं के मतलब 11वीं में हम लोग सब्जेक्ट लिए थे उसी बेस पे क्या जैसे साइंस लिया था। देखो वर्ग 2 की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो आपका 12वीं के बाद आप जो किए हैं उसके बेसिस पे आप ग्रेजुएशन या 10वीं के बाद 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन किस में किए उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। देखो अभी हम क्या देखें, शब्द के बारे में देख रहे थे, है ना। शब्द में हम क्या देखें कि उसको डिवाइड किस आधार पर डिवाइड की, बातें नहीं, बिल्कुल बातें नहीं। आप शब्दों को डिवाइड किए किस आधार पे, स्रोत, उत्पत्ति या इतिहास के आधार। अब इसी शब्द को हम डिवाइड करेंगे उसकी रचना या बनावट के आधार पे। किस आधार पे करेंगे, रचना या बनावट, कि किस रूप से वो बना है, किस तरीके से वो बना, उसकी बनावट क्या है। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति भी देखो, उत्पत्ति अलग है और व्युत्पत्ति अलग है ना। मैं इसको पहले रफ कर देता हूं। ऑब्लिक रचना, बातें नहीं, व्युत्पत्ति ऑब्लिक रचना ऑब्लिक बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति शब्द पे ज्यादा ध्यान मत देना, वो उत्पत्ति व्युत्पत्ति जैसा लग रहा होगा। आपको ध्यान देना है रचना या बनावट के आधार। ना रचना या बनावट के आधार पे मतलब वो शब्द जो है वो बने किस तरीके से। ठीक है, तो इस आधार पे है ना। देखो एक तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, पहले वाले में तो कंफ्यूजन है कि स्रोत या इतिहास के आधार पे कितने प्रकार है, 4 भी हो सकते हैं या 5 भी। तो बताया क्वेश्चन कैसा दिए हैं, ऑप्शन कैसा है। अब फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन में है 2, 3, 5, 6, तो आप क्या लेंगे, 5 लेंगे, है ना। ऑप्शन में है 2, 3, 4, 6, तो आप क्या लेंगे, 4 लेंगे। ठीक है, 4, हाँ आप ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। और दोनों दे दिया तो फिर रिस्क, मान लो टीटी का एग्जाम है तो दोनों में से किसी में भी है ना, कागज कागज कलम दवार लिखिन पढ़े हो गए पास, जिसमें भी मन लगे टिक कर दो। लेकिन अगर व्यापम का है तो रिस्की हो जाएगा। ठीक है, फिर आप उसमें सोचेंगे 4 या 5 है ना, तो रिस्क है, किसी में रिस्क ले सकते हैं लेकिन माइनस मार्किंग भी हो सकती है। ठीक है, तो उसमें दिक्कत है, लेकिन इसमें दिक्कत नहीं, रचना या बनावट क्या था, यही मैं बताना चाहता, इसलिए इसको पूछता है, उसको पूछता भी नहीं है इसलिए। ठीक है, तो वो पूछेगा कि इसको रचना या बनावट के आधार पे, और इस आधार पे है 3। ठीक है, सभी बुक में थे। पहला ऋण, यौगिक और तीसरा है योग। ठीक है, तो तीनों बड़े सिंपल हैं, आसानी से समझे जा सकते हैं। इधर देखिएगा। ठीक है, चलो मैं लिखा देता हूँ, लिखते लिखते पढ़ते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, लिखिएगा। क्या लिखे आप, रचना बनावट के आधार पर सब 3 प्रकार की, नहीं भी लिखे तो चलता, प्रकार 3 है ना। पहला रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से न बने, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं।
ठीक है। तो अगर आप उनका खंड करें और उसको आप खंड करने से आपको कोई अर्थ न मिले तो वो शब्द क्या कहलाएगा? रूढ़ शब्द। बांटने से अगर कोई उसका मतलब न निकले, है ना। जैसे कि आपका चावल है, ठीक है, अगर आप इसके खंड करते हैं, चा को अलग कर दिए, वल अलग कर दिए, चा का अलग से कोई मतलब निकलेगा? नहीं। वल का निकलेगा? नहीं। या तो ये जिनके खंड करने से कोई अर्थ ना निकले, है ना, उनको हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। ठीक है। उदाहरण लिखिएगा। नाक, नाक, अब ना अलग कर दो और क अलग कर दो, कोई मतलब निकलेगा? नहीं। कान, पीला आदि। ठीक है। अब मैं उसका मैकेनिज्म ऐसा अलग करके नहीं बता रहा हूं कि नाक में ना और का को अलग करेंगे तो अलग अलग मतलब नहीं निकलेगा, ना और का इसलिए रूढ़ है, ऐसा नहीं लिखा हूं। ठीक है। इंपॉर्टेंट है वो है यौगिक शब्द और योग रूढ़। ठीक है। यौगिक और योग रूढ़ में क्या होता है आपका? यौगिक मतलब आप साइंस से ले सकते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से जो नया बनता है ना, उसको हम पदार्थ बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ठीक है। नॉर्मली यौगिक में क्या होता है कि जो यौगिक के गुण है वो अपने अवयवी तत्वों से क्या होते हैं? अलग होते हैं। यहाँ पे दो कंडीशन बनी। यौगिक शब्द है ना, यौगिक शब्दों में क्या होगा कि देखो, एक तो दो तरीके से यौगिक शब्द बनेंगे। ठीक है। एक तो एक शब्द में किसको जोड़ा जाएगा? शब्द को जोड़ा जाएगा। शब्द में किसको जोड़ के बनाएंगे? शब्द। एक शब्द में दूसरे शब्द को जोड़ेंगे तो वो यौगिक शब्द कहलाएगा। ठीक है। या और क्या हो सकता है? अब यहां से दो और तरीके से, ठीक है, किसी शब्द में आगे में क्या जोड़ दिए? उपसर्ग। तो यहां से जो नया शब्द मिलेगा इसको भी हम कौन सा शब्द बोलेंगे? यौगिक शब्द। ठीक है। या आप किसी शब्द में पीछे में क्या जोड़ दो? तो ये भी क्या कहलाएगा? यौगिक शब्द। तो ये इतने सारे तरीकों से बन सकता है। अब इसमें यौगिक शब्द जो है, कभी कभी जो शब्द है यौगिक शब्द, है ना, तो उसमें आप जो शब्द जोड़े हैं वो उसके अर्थ को बढ़ा देगा और कई बार वो उसका उल्टा कर देगा। जैसे कि स्वीकार, स्वीकार में आप मान लो आगे में प्रत्यय जोड़ दी अ, तो वो क्या हो गया? उसका जस्ट उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, है ना। तो कभी कभी वो उसके गुण को बढ़ा चढ़ा के बताएगा, उसके भी हम उदाहरण देखेंगे। और कभी कभी वो उसके अर्थ को जस्ट उल्टा कर देगा, है ना। अगर ज्यादा डीप में देखें तो नॉर्मली पहले लिखिएगा, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। यौगिक, यौगिक का अर्थ है मेल से बना हुआ। यौगिक का अर्थ है मेल से बना हुआ। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। आप इसमें समास की बहुत सारी चीजों को लिख सकते हैं, है ना। तत्पुरुष समास के या कर्मधारय समास के भी बहुत सारे उदाहरण इसके अंतर्गत आ जाएंगे। वैसे तो अव्ययीभाव समास के भी उदाहरण इसमें आएंगे, समास सारे यौगिक शब्दों के अंतर्गत आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि तत्पुरुष समास में ज्यादा अच्छे समझ में आता है रसोई घर, रसोई के लिए घर। रसोई एक अलग शब्द है, उसमें क्या शब्द जुड़ गया है? घर। दोनों शब्द जुड़ गए तो क्या बन गया? रसोई। ठीक है। तो ये कौन सा तत्पुरुष समास है? बताओ। के लिए संपदा तत्पुरुष समास। ठीक है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजकुमार, तो दो शब्द जुड़ रहे हैं तो ये किस प्रकार का शब्द है? देखो समास के हिसाब से तो अलग समास आएगा, लेकिन शब्द हम देखेंगे तो किस प्रकार का शब्द है? यौगिक शब्द है। ठीक है।
और इसमें कर्मधारय वाले भी आ जाएंगे आपके, जैसे नील कमल है ना, तो यहाँ पे भी नील और कमल दो शब्द हैं, ठीक है। तो इसमें आगे हमको ये देखना है कि शब्द में शब्द जुड़ा, जैसे कि नील और उसमें एक क्या जुड़ा, कमल, ठीक है। तो ये क्या बन गया, नया शब्द नील कमल, तो ये यौगिक शब्द है। अब चाहे शब्द में शब्द जुड़े या उपसर्ग में शब्द जुड़े या शब्द के पहले क्या आ जाए कोई उपसर्ग, है ना। जैसे कि बताइए एक आध एग्जाम्पल बताइए। हाँ, पराजय है ना, ये परा और ये जय, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पराजय। या फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल बी धन ज्ञान, तो ये क्या हो जाएगा, विज्ञान, ठीक है। तो अब ये जो विज्ञान है ये एक प्रकार का कैसे शब्द है, यौगिक शब्द है, ठीक है। प्रत्यय भी इसमें अगर लगेगा तो उसका मतलब बदल जाएगा, है ना। प्रत्यय के लिए बताइए, प्रत्यय आप जैसे देख सकते हैं कि अभी हम क्रिया में पढ़ेंगे एक्चुअली उसको, जो धातु होती है ना, वो दो प्रकार के होते हैं, एक मूल धातु और एक यौगिक धातु। मूल धातु मतलब जो एक्चुअल है, जैसे कोई भी क्रिया है ना, पढ़ना, तो इसका धातु रूप है पढ़, क्या है धातु रूप, पढ़। चढ़ना का क्या है, चढ़। ये क्रिया तब बनती है जब इसमें एक प्रत्यय जोड़ा जाता है, ना, पढ़ ना, चढ़ ना। सो धातु सो है और इसमें जब आप प्रत्यय जोड़ेंगे ना, तब वो क्रिया बनेगी, सो ना, तो वो प्रत्यय है ना। तो ये सब भी किसमें, अब देखो आपको नॉर्मली लगेगा, जैसे वो दे दिया पढ़ना, बताइए ये किस प्रकार का शब्द है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है अगर आप डीप में नहीं पढ़ा। अब ये क्रिया की बात है, जो क्रिया अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे, अब उसका उपयोग यहाँ पे हो रहा है ना, कि पढ़ना ये शब्द है। अब आपसे पूछेगा कि ये रूढ़ है कि यौगिक है कि योग रूढ़ है, तो आपको नॉर्मली क्या लगेगा, रूढ़ है, लेकिन इसमें पढ़ में एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ना, है ना। तो अब ये कौन सा शब्द बन गया, यौगिक शब्द बन गया, ठीक है। तो चलिए कुछ उदाहरण लिखिएगा। विज्ञान किसको किसको जोड़ के बने हैं, विधन ज्ञान। विद्यालय, लगभग सारे संधि के उदाहरण, समास के उदाहरण, उपसर्ग और प्रत्यय के उदाहरण सब किस में शामिल हो जाएंगे, यौगिक में शामिल हो जाएंगे। राजपुत्र, अभिमान। अब बताइए अभिमान एक, अगर मैं बोलूं कि यौगिक शब्द है तो किसमें क्या जुड़ा है, शब्द में शब्द जुड़ा है या उपसर्ग में शब्द या शब्द में प्रत्यय, क्या आएगा बताओ, अभिमान। अभी एक प्रकार का क्या है, उपसर्ग है, तो उपसर्ग के साथ क्या जुड़ा है, शब्द, या शब्द के आगे में उपसर्ग है ना, तो उपसर्ग प्लस शब्द। तो कुछ भी हो, चाहे उपसर्ग में शब्द जुड़े या शब्द के साथ प्रत्यय जुड़े या शब्द के साथ शब्द जुड़े, जो भी रिजल्ट मिलेगा वो शब्द, नया शब्द क्या कहलाएगा, यौगिक। तो सारे के सारे जो संधि में है ना, या समास में या उपसर्ग प्रत्यय, सारे उदाहरण आपके कौन से वाले हैं, यौगिक वाले, ठीक है। अब देखिए ये उतना कंफ्यूजन नहीं था, मेन है योग रूढ़ को समझना, है ना। अच्छा, समास में ध्यान देना है ना। अब ये बोला सारे के सारे समासिक शब्द हैं, वो क्या क्या होंगे, यौगिक। एक को छोड़ के कौन सा, बहुब्रीहि समास के सारे उदाहरण यौगिक में नहीं आएंगे, किसमें आएंगे, योग रूढ़ में आएंगे, है ना। योग रूढ़ का मतलब क्या है कि ठीक है, बंद हो गया क्या, देखो तो चल रहे हैं ना। शब्द है तो यौगिक, ये योग रूढ़, इसका मतलब शब्द है तो यौगिक, मतलब किन्हीं दो शब्दों को जोड़ के बनाया गया है, या किसी शब्द में उपसर्ग जोड़ा गया है या शब्द में प्रत्यय जोड़ा गया है, किसी भी प्रकार से जोड़ के बनाया गया है। लेकिन उसके बाद भी ये यौगिक की जैसे बिहेव ना करके, बिहेव कैसे कर रहा है, रूढ़ शब्द, मतलब उसका अर्थ किसी विशेष के लिए, खास के लिए मतलब समझना। इसके उदाहरण मैं पहले बहुत बताया हूं। जलज, अब ये दो शब्दों को पहले तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि ये दो शब्दों को मिलकर बना है ना। मैं अभी कई उदाहरण देती हूँ तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। जलज, इसमें दो शब्द है, एक ज और एक ज का मतलब है जन्म लेने वाला। इसका मतलब है जल में जन्म लेना। अब जल में कौन कौन सी चीजें जन्म लेती है, मछली, कीड़े मकोड़े, फिर जो शैवाल, काई, सब है। लेकिन ये किसके लिए रूढ़ हो चुका है, कमल। इसलिए ये यौगिक होते हुए भी क्या होगा, योग, जो किसी स्पेशल के लिए बोला जाए, भले वो दो शब्दों से मिलकर बना। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो कई लोग हैं ऐसे,
लेकिन लंबोदर शब्द किसके लिए रूढ़ हो गया है? गणेश जी के लिए। तो लंबोदर कैसा हो गया? योग रूढ़ हो गया। इसलिए मैं अभी बोला कि समास के 6 प्रकारों में से 5 प्रकार के सारे उदाहरण किसमें शामिल होंगे? यौगिक में। लेकिन बहुव्रीहि समास के सारे उदाहरण किसमें शामिल होंगे? योग रूढ़ में। तो मैच करते हुए चलिएगा, योग रूढ़ बोले या बहुव्रीहि समास, दोनों मतलब एक ही है। ठीक है, तो लिखिएगा योग रूढ़ वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़, ब्रैकेट में लिखेंगे विशेष अर्थ ब्रैकेट क्लोज हो जाता है योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अच्छा, अब मेरे को बताइए जलज में कौन सा समास है? जलज में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। मैं अभी तो बोला ना, बहुव्रीहि के सारे उदाहरण योग रूढ़ के, तो योग रूढ़ के सारे उदाहरण बहुव्रीहि के। ठीक है, राम अगर मेरा भाई है तो मैं राम का भाई हूं, वो मेरा भाई है, मैं उसका भाई हूं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली क्या बात है? तो आप इसको लिख भी सकते हैं, आप लिखिएगा बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द के उदाहरण है। बहुव्रीहि समास के सारे उदाहरण योग रूढ़ शब्द के उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण लिख लीजिएगा जलज, अंबुज। अंबुज मतलब क्या होगा? अंबुज मतलब ये सारे पर्यायवाची हैं। जलज पानी में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। अंबु, अंबु मतलब भी पानी, अंबु में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। वारिज, वारी मतलब भी जल होता है ना। वारिज, वारिज मतलब कमल। और वारीद, वारीद मतलब बादल, द मतलब देने वाला, तो पानी देने वाला, तो क्या हो जाएगा? बादल। जलद, जलद, द मतलब देने वाला, तो जलद किसको बोलेंगे? बादल, है ना। जल निधि, निधि, निधि मतलब होता है खजाना, संपत्ति। ठीक है, तो जल की संपत्ति किसके पास है? समुद्र के पास है, तो समुद्र को क्या बोलते हैं? जल निधि। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास के सारे उदाहरण इसमें आ जाएंगे। तो ये 3 हम देखें, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन, एकदम उथले लेवल का, कि रचना या बनावट के आधार पे कितने प्रकार, तो कितने? 3। फिर वो रूढ़ जिनको अलग न किया जा सके। ठीक है, आपको रूढ़ और यौगिक में कंफ्यूजन होगा प्रत्ययों के केस में और उपसर्ग के केस में। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कि अगर जो शब्द आपको रूढ़ दिख रहा है कहीं उसमें कोई प्रत्यय तो नहीं जुड़ा है। जैसे कि अभी सिंपल बहुत बढ़िया उदाहरण जो मैं आपको दिया, याद आया मेरे को, क्रिया के संदर्भ में, है ना। जो क्रिया है वो किसी धातु में प्रत्यय को जोड़ने से बनता है ना। आप एक फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, धातु प्लस प्रत्यय बराबर क्रिया। नहीं समझे? हिंदी में गणित, धातु प्लस प्रत्यय बराबर क्रिया। ठीक है, चढ़, धन, ना, चढ़ना, है ना। तो अब ये चढ़ना यौगिक शब्द है और रूढ़ शब्द क्या है? चढ़, क्योंकि इसमें यौगिक बना तो उसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ गया? ना, इसलिए ये क्या कहलाएगा? चढ़ना यौगिक। तो ये पहचानना आना चाहिए आपको। बाकी डेफिनेशन में अच्छे समझाते हैं, लेकिन आपको कोई भी शब्द दिया तो उसमें पहचानना है कि कोई प्रत्यय या उपसर्ग थोड़ी जुड़ा है उसमें,
ठीक है, चलिए आज इतने, बाकी नेक्स्ट क्लास में। कल क्लास